हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारिक चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में जहाँ हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जैसा आप सामने देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकारों का हमने अध्ययन कर लिया था, द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक व्यापार। पुराने टॉपिक से अगर दोबारा जुड़ते हैं हम, तो द्विपार्श्विक व्यापार अर्थात दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार, और बहुपार्श्विक व्यापार मतलब दो से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार, जिसकी चर्चा हम पिछली वीडियो में विस्तार से कर चुके थे। आगे आते हैं, आज उसी क्रम में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विशेषकर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है, अगर बात करें तो वैश्वीकरण। शब्द चाहे छोटा सा हो, लेकिन बहुत विस्तारात्मक इसका भावार्थ है। वैश्वीकरण अर्थात विश्व के विभिन्न देशों के मध्य तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया। विश्व के विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध व तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। अर्थात विश्व के तमाम देश जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो व्यापारिक दृष्टि से जुड़े हों, चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, या अन्य किसी तरह, अगर विश्व के विभिन्न देश आपस में जुड़ रहे हैं तो वह वैश्वीकरण कहलाता है। और इस वैश्वीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है व्यापार, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब एक देश के लोगों के द्वारा दूसरे देश में अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान यानी आयात निर्यात किया जाता है, तो इस तरह से वैश्वीकरण की प्रक्रिया अत्यधिक मजबूत होती है। वैश्वीकरण कोई नई प्रक्रिया नहीं है। प्राचीन समय से, सदियों से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता रहा है, लेकिन 1991 के बाद इस प्रक्रिया को विशेष बल मिला था। कैसे, वो करेंगे जानकारी आगे हासिल, लेकिन अभी हमें ये देखना है, वैश्वीकरण यानी विश्व के विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। बात करें दूसरा शब्द, व्यापार अवरोधक। अवरोधक अर्थात बाधा उत्पन्न करने वाला। सड़क पर चलते समय आप लोगों ने ये देखा होगा, ये क्या है? बिल्कुल कुछ स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे, ये है स्पीड ब्रेकर, जिसे हिंदी में अगर कहें तो गति अवरोधक। जैसे यहाँ व्यापार अवरोधक है, ऐसे गति अवरोधक। गति अवरोधक अर्थात गति के मार्ग में बाधा पैदा करने वाला, गति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला कहलाता है गति अवरोधक। एग्जाम्पल, कोई वाहन इस तरह से आ रहा है, स्वाभाविक है यहाँ पर उसे अपने वाहन की गति को धीमा करना होगा, उसके बाद उसे आगे धीमी गति से निकलकर और फिर अपनी गति को बढ़ाना होगा। तीव्र गति से कोई भी वाहन चालक अपने वाहन को यहाँ से नहीं निकाल सकता, और अगर निकालता है तो परिणाम आप स्वतः समझ सकते हैं।
तो जिस तरह से रास्ते पर स्पीड ब्रेकर के द्वारा गति अवरोधक के द्वारा गति के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दी गई, उसी तरह से व्यापार अवरोधक के द्वारा व्यापार में बाधा उत्पन्न की जाती है, जिसको दूसरे शब्दों में सीमा शुल्क भी कहा जाता है। अर्थात जब एक देश दूसरे देश की वस्तुओं को अपने देश में आने ना दे, तो ऐसी स्थिति व्यापार अवरोधक कहलाती है। और ये होता है सीमा शुल्क के माध्यम से। जब सीमा शुल्कों में भारी मात्रा में वृद्धि कर दी जाती है तो विदेशी वस्तुएं दूसरे देश में नहीं आ पाती। परिणाम यह निकलता है कि दूसरे देशों की वस्तुओं का व्यापार किसी एक देश में नहीं हो सकता, और ये करती है किसी एक देश की सरकार, अर्थात देश की सरकार ही व्यापार अवरोधक लगाती है। परिणाम से दूसरे देश की वस्तुएं हमारे देश में आने से रुक जाती हैं। हमारे देश का मतलब किसी भी देश के अंतर्गत। इसी क्रम में आगे चलते हैं और तीसरा टॉपिक आता है उदारीकरण, जो ठीक इसका विपरीत है। जहाँ व्यापार अवरोधक में देखा था हमने, सरकार द्वारा व्यापार पर लगाए गए अवरोधक व्यापार अवरोधक कहलाते हैं। तो उदारीकरण का अर्थ होता है सरकार द्वारा व्यापार पर लगाए गए अवरोधों को हटाना। यहाँ तो अवरोधक लगाए जाते हैं, जबकि यहाँ अवरोधों को हटाया जाता है। तो सरकार द्वारा व्यापार पर लगाए गए अवरोधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। जैसे इसी डायग्राम को हम यहाँ दोबारा बनाएं, अवरोध यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन अब सरकार ने अवरोधों को समाप्त कर दिया, यानी दूसरे देश की वस्तुएं हमारे देश में आ रही हैं। आप देख सकते हैं एरो के निशान को, ये निशान अंदर तक पहुंच रहा है, यानी एक देश की वस्तुएं दूसरे देश में पहुंच रही हैं। तो सरकार द्वारा व्यापार पर लगाए गए अवरोधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। जैसे मैंने बात कही थी कि वैश्वीकरण कोई नई प्रक्रिया नहीं है, सदियों से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन 1991 के बाद भारत में इसमें तीव्र गति से वृद्धि हुई। और मैंने ये कहा भी था कि इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो देखिए क्यों हुई 1991 के बाद इसकी तीव्र वृद्धि। ध्यान दीजिए, 1947 से पहले भारतीय उद्योग पूर्ण तरह से नष्ट हो चुके थे, जिसकी जानकारी आप लोगों को है कि 1947 से पहले हमारे देश में ब्रिटिश शासन था, और ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय उद्योगों को भारी नुकसान हुआ। कारण था ब्रिटिश शासन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से कच्चा माल ले जाकर इंग्लैंड में माल तैयार करवाती थी, और वहाँ से तैयार माल हमारे देश के बाज़ारों में बेचा जाता था। कच्चा माल भी हमारा था और तैयार माल भी हमें ही बेचा जा रहा था। ऐसे में
जहां एक तरफ भारतीय बाजार पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, भारतीय बाजारों में ब्रिटिश वस्तुएं बिकने लगी, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय उद्योगों का भी काफ़ी नुकसान हुआ। भारतीय उद्योग नष्ट होते चले गए। आखिरकार जैसे ही देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, भारत सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात व्यापार अवरोधक लगा दिए, अर्थात अब दूसरे देश की वस्तुएं हमारे देश में नहीं पहुंच रही थी। हमारे देश में नहीं पहुंच रही थी। परिणाम यह निकला कि भारतीय उद्योगों को विकसित होने का अवसर मिला। भारतीय उद्योग अब अपना विकास कर पाने में समर्थ हुए। परिणामतः भारत ने भारतीय उद्योगों को आश्रय प्रदान करके भारतीय उद्योगों को विकसित करने में मदद की। धीरे धीरे भारतीय उद्योग विकसित होते चले गए, लेकिन इसके पश्चात 1990 तक आते आते यह महसूस किया जाने लगा कि भारतीय उद्योगों का पूरी तरह विकास हो चुका है। ऐसे में अब भारतीय उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलना चाहिए। भारतीय उपभोक्ताओं को लाभ यानी अभी वे सिर्फ अपने देश की ही वस्तुएं खरीद पा रहे हैं। आवश्यकता है कि दूसरे देश की वस्तुएं भी उन तक पहुंचाई जाएं। परिणामतः भारत सरकार ने 1991 में एक नई नीति को अंजाम दिया और वो थी उदारीकरण। अर्थात सरकार ने व्यापार पर जितने भी अवरोधक लगा रखे थे वो अवरोधक समाप्त किए, और अब परिणाम यह निकला कि दूसरे देशों की वस्तुएं हमारे देशों में और हमारे देशों की वस्तुएं दूसरे देशों में बिना किसी रोक टोक के यानी निर्बाध रूप से आयात निर्यात की जाने लगी, जिसका सबसे बड़ा फायदा भारतीय उपभोक्ताओं को मिला, यानी उन्हें विकल्प की प्राप्ति हुई। अर्थात एक ही प्रकार की वस्तु ना मिलकर उन्हें विभिन्न प्रकारों की वस्तुएं मिलने लगी। आज बात करें शैम्पू की, तो बाजार में विभिन्न तरह के शैम्पू विभिन्न कंपनियों के प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहे हैं। उपभोक्ता चाहे तो किसी भी शैम्पू का वो इस्तेमाल कर सकता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं। और सिर्फ शैम्पू ही क्यों, आज बाजार में मिलने वाले तमाम तरह के प्रोडक्ट्स, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, इलेक्ट्रिकल्स हो, ग्रॉसरी हो या अन्य प्रकार की कोई भी वस्तु, बाजार में उसके तमाम विकल्प मौजूद हैं। और ये सब संभव हो पाया उदारीकरण की प्रक्रिया से। 1991 के बाद जब उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई तो दूसरे देश भारतीय बाजारों से जुड़ने लगे और भारतीय देश दूसरे देशों के बाजारों से। परिणाम यह निकला कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया विकसित हो गई। जैसे मैंने कहा था कि 1991 के बाद इस प्रक्रिया को बहुत विकास मिला, यानी 1991 के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से बढ़ी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भारी मात्रा में लाभ मिलने लगा, विदेशी पूंजी की प्राप्ति होने लगी,
विदेशी वस्तुओं का आयात होने लगा, भारतीय वस्तुओं का निर्यात किया जाने लगा, जिससे विश्व बाजार में एक अभूतपूर्व क्रांति हुई। परिणाम लाभ मिला सिर्फ और सिर्फ उपभोक्ताओं को, बाजारों को, उद्योगों को, देशों को और विश्व को इसका लाभ मिलने लगा। तो आज हमने बहुत छोटा टॉपिक पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द, जिसमें वैश्वीकरण, व्यापार अवरोधक और उदारीकरण शामिल है। शेष चर्चा आगामी वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।